तो आज हम एक खूंखार क्रिमिनल अबू सलेम के बारे में बात करेंगे। अबू सलेम, जैसा मैंने बताया कि अनीस इब्राहिम के साथ रह के बहुत कुछ सारे उसने गुण सीखे और अनीस ने इसको बॉलीवुड का काम दिया था। मोस्टली बॉलीवुड से पैसा रिकवर करना या का जो मेन काम था इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना था। ये इम्पॉर्टेंट है कि उसने कितनी फेक आइडेंटिटीज़ उसने बनाई, कितने इंडियन पासपोर्ट रहे, कितने विदेशी पासपोर्ट रहे और कैसे उन पर ट्रैवल किया। ये एक किस्सा है जो कोई नहीं जानता। तो ये जो फेक पासपोर्ट्स बनते हैं, ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सिंडिकेट है बनाती है। दो तरीके से फेक पासपोर्ट्स बनते हैं। एक होता है मुंडी कट पासपोर्ट जो क्रिमिनल्स भी यूज़ करते हैं। एक होता है असली पासपोर्ट बनाना नकली नाम से, नकली डिटेल्स देके। बॉस दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी एक पिरामिड है, टॉप ऑफ द बॉस, उसके नीचे सारी चेन चलती है। तो दाऊद इब्राहिम इज़ अ बॉस, उसके नीचे सेगमेंट है। डी कंपनी वालों को ये पता चला कि इस पर्टिकुलर डे में इस जगह पे ये अबू सलेम, अबू सामान, चिकना मिलने आने वाला है। उस समय इसने क्या नाम है, बहुत गालियाँ वालियाँ भी बकी थी मुंबई में, करिश्मा कपूर से लेके सबको, माँ बहन की गंदी गंदी। तो ये बात पता तो चल चुकी थी कि ये इस संजय दत्त से मिलने जाएगा। तो डी कंपनी ने, छोटा शकील के लोगों ने वहाँ पे इसकी एक तरीके से सेटिंग लगा दी कि ये आएगा और शूटर के द्वारा मारा जाएगा। अबू सलेम को ये लगा कि मेरी ये बात जो है, मैं मिलने आने वाला हूँ, संजय दत्त ने दी है। अब फिर वो संजय दत्त से चिढ़ गया। संजय दत्त को मारने के लिए उसने प्लानिंग रची अबू सलेम की। नेपाल सबसे ज़्यादा फेमस था फेक करेंसी के लिए। फेक करेंसी अगर जो ख़त्म की सबसे ज़्यादा, वो बबलू श्रीवास्तव ने ख़त्म की। जितने भी बड़े सप्लायर्स थे, चाहे वो ISI से लिंक्ड रहे या पाकिस्तान से लिंक्ड रहे, किसी से भी लिंक्ड रहे दुनिया के किसी, उन सबको ख़त्म करने का काम बबलू श्रीवास्तव ने करा। आपके एक्सपीरियंस सबसे खतरनाक माफिया, सबसे खूंखार, ऑर्गेनाइज्ड, शातिर? बहुत सारे हैं। ऐसा मैं सबसे ज़्यादा खतरनाक मानता हूँ ड्रग कार्टल्स को। थैंक यू सो मच अंबर जी शो पर आने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दिस बुक ऑपरेशन चाचा जान, साइंड कॉपी। आई वुड लव टू रीड इट। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पिक्चर्स और सोर्सेज आपने डाले हुए हैं उसमें, जो कि रियल और क्रेडिबल बनाती है आपकी बुक को। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू। ऑपरेशन चाचा जान बहुत लोगों को पता है, या हाफिज़ सईद के ऊपर जो हमला हुआ था, इसको ख़त्म करने का है, क्योंकि ग्लोबल टेररिस्ट है, $10 मिलियन की इसके ऊपर बाउंटी है। तो ये उसकी पूरी कहानी है डिटेल्ड में। सबसे पहले मैंने ही ये कवर की थी, एक्सपोज भी मैंने ही किया था एक तरीके से। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उनके नाम मैं लेके आया था, किस तरीके से पूरी प्लानिंग हुई, ये इसमें दिखाया है। तो मैंने ये हिंदी में लिखी थी 2023 में, फिर 2025 में ये इंग्लिश में लेके आया, क्योंकि बहुत सारे रीडर्स ये जो इंग्लिश थे, उसका अनुवाद है, उसका ट्रांसलेशन है हिंदी वाली का। और मैंने इंग्लिश का भी ट्रांसलेशन ऐसा रखा है कि जो एक हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कहानी थी, क्योंकि सारे जो कैरेक्टर्स थे वो हिंदी बोलने वाले थे। तो जो हिंदी की कहानी है वो आप हिंदी में ही बताओगे तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कैरेक्टर्स वैसे बोलते हैं। तो 2021 में हाफिज़ सईद पे हमला हुआ था और मैंने 2021 में ही एपिसोड किया था। मेरी जो यूट्यूब पे सीरीज़ है, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, दास्तान कहानी अनसुनी, मेरे 4 सीज़न मैंने किए हैं। अब पिछले 1.5-2 साल से नहीं कर रहा हूँ वो सीरीज़, और लोग वेट भी करते हैं कि कब नया एपिसोड आएगा, मैं उस कुछ सीरीज़ लेके आऊँ, मतलब उसको कंटिन्यू रखूँ। तो उसमें मैंने 2021 में ही ये किया था। 3 एपिसोड मैंने यूट्यूब पे डाले थे और तीनों यूट्यूब ने हटा दिया। अच्छा। हाँ, और वो हटाया इसलिए क्योंकि बहुत फैक्चुअल था, बहुत सारी डिटेल थी, वो किसी के पास नहीं थी। और उस समय पाकिस्तान में ये मैटर सब जुडिस था। अच्छा। और मैंने सारा मैटर खोल के रख दिया था। तो पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम हुई थी, तो पाकिस्तान ने मेरे को वहाँ की गवर्नमेंट से बोल के काउंटर डलवाया था और वीडियो टेक डाउन कराए थे। अच्छा। फिर जब ये हुआ तो मैंने 2022 में ये किताब को लिखना शुरू किया। फिर टाइम लगता है थोड़ा सा कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। 3 चैप्टर मैंने इसमें दिए, मीटिंग्स, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, कि किस तरीके से पहली मीटिंग्स हुई, कहाँ कहाँ लोग मिले। तो ऑपरेशन चाचा जान की कहानी 2018 से शुरू होती है, भरीन से। फिर बहुत सारे यूट्यूब पे लोग आए जिन्होंने मेरी वीडियो 2021 में देखी थी, उन्होंने इसकी कॉपी की, लेकिन प्रूफ किसी के पास नहीं थे, प्रूफ मेरे पास थे। उसके बाद फिर मैंने ये किताब लिखी, फिर इसका हिंदी में लिखा पहले 2023 में, फिर इंग्लिश में है। तो बहुत लोगों को ये पता है कि ऑपरेशन चाचा जान की असली कहानी
मोगली बाबा लेके आया था और कोई नहीं। नहीं, मैं देख रहा हूँ इसमें चिपका फ़ोटो, फेक पासपोर्ट्स वगैरह आपने सोर्सेस डाले हुए हैं अपने किताब में ही, जो कि क्रेडिबल बनाती है आपके स्टोरी को। तो आपने बहुत सारे क्राइम स्टोरीज, क्रिमिनल्स वगैरह कवर किए हैं, कवर नहीं किया, एक्सपोज किया, राइट वर्ड, एक्सपोज किए हैं। राइट वर्ड इज एक्सपोज। कवर करना Beg your pardon. मतलब कि उनके पास जा उनको बैठ के उनकी बात नहीं, एक्सपोज किया है। कवर तो कोई भी कर सकता है, एक्सपोज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम एक खूंखार क्रिमिनल अबू सलेम के बारे में बात करेंगे। अबू सलीम, हाँ, अबू कैसे खूंखार स्टार्ट कह हुआ, सकते हो, कहाँ से आया? खूंखार कह सकते हो। अब तो खैर जेल में है तो अब तो खूंखार नहीं है, लेकिन कहते हैं कि 2027 तक वो बाहर आ सकता है, क्योंकि जो ट्रीटी हुई थी इस्तांबुल से, आई मीन टर्की से, पोर्तुगल से, सॉरी, पोर्तुगल, हाँ। पोर्तुगल से जब आया था तो एक ट्रीटी हुई थी कि इसको इतने साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते हैं, आजीवन कारावास नहीं दे सकते हैं, और फांसी नहीं दे सकते हैं। ये सब चीज़ों पर ट्रीटी पे साइन हुआ था। तो कहते हैं कि 2027 में शायद वो बाहर आ जाए उसके लॉ के, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि वो कहाँ से आया था और मुंबई कैसे पहुँचा, कैसे अंडरवर्ल्ड ज्वाइन किया। अंडरवर्ल्ड का ज्वाइन करने के किस्से बड़ा फेमस है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं आपको उसके फेक पासपोर्ट्स की कॉपी दूंगा, जो आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। साथ में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं यूट्यूब की, तो कितना हम उसमें पासपोर्ट की डिटेल दिखा सकते हैं वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। और फोटो मैं आपको दूंगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उसने कितनी फेक आइडेंटिटीज़ उसने बनाई, कितने इंडियन पासपोर्ट रहे, कितने विदेशी पासपोर्ट रहे, और कैसे उन पे ट्रैवल किया। ये एक किस्सा है जो कोई नहीं जानता है। बाकी सारे किस्से हैं, मिल जाएंगे, कि एक जो नॉर्मल स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब आपने जैसे प्रश्न किया कि कौन है ये, कहाँ से आया, तो जहाँ से मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, वो भी उत्तर प्रदेश से है। मैं वेस्टर्न यूपी का हूँ, वो ईस्टर्न यूपी का है, आजमगढ़ का। आजमगढ़ में उसकी पैदाइश हुई। आई थिंक हिज फैमिली वॉज फाइन, जैसी होती है। और ये काम की तलाश में मुंबई आया। मुंबई जब आया तो इसने बहुत सारी काम किए। इसने शायद दूध डिलीवरी का भी काम किया, ब्रेड डिलीवरी का भी काम किया। फिर ये किसी का ड्राइवर बना। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली बॉम्बे वालों का वो नाम याद नहीं आ रहा, जिसका इसने शुरुआत में टैक्सी ड्राइवर का काम किया था उस क्रिमिनल के साथ। कमेंट्स में जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे जानते हैं, मुझे सुनते हैं, वो कमेंट में बता देंगे कि कौन था। मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, बहुत पुरानी किस्से हो गए हैं, क्योंकि मेरा फोकस उसकी पासपोर्ट डिटेल्स पे ज़्यादा है। तो वो वहाँ से अनीस इब्राहिम के कनेक्शन में आया, और ये अनीस इब्राहिम के लिए भी एक तरीके से ड्राइवर का सामान ले जाने से इधर से उधर ले जाने का काम करता था। डी कंपनी में सेगमेंट थे, बॉस दाऊद इब्राहिम। डी कंपनी एक पिरामिड है, टॉप ऑफ द बॉस, उसके नीचे सारी चेन चलती है। तो दाऊद इब्राहिम इज़ अ बॉस, उसके नीचे सेगमेंट है। अनीस का डिपार्टमेंट जो था वो एक्सटॉर्शन और मुंबई में जो फिल्म डिवीज़न है उसका था। शकील का एक और काम था। सरस शेट्टी उसके साथ, उसके पार्टनर कह लीजिए, बहुत अच्छे दोस्त। सरस शेट्टी जो है बैटिंग का काम करते थे। लोग कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम बैटिंग में नहीं था, शरद शेट्टी था। तो शरद शेट्टी बैटिंग का काम किया करता था। ऐसे बहुत सारे किस्से। छोटा राजन जो है क्राइम देखा करता था, उसका क्राइम का डिपार्टमेंट था कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होनी है, कुछ हवाला देखते थे। तो ये एक सेगमेंट था। अनीस की एक अपनी टीम थी। अनीस की टीम में ये जुड़ा अबू सलेम इसका, और इसको अबू सामान के नाम से भी जाना जाता था। सामान इधर उधर करता था। एग्जैक्टली। अब आप समझे कि ये सामान ले जाने का जो काम था, इसलिए इसको अबू सामान नाम दिया गया। तो इसको जो है कंपनी में अबू सामान बोलते थे, और बहुत छोटे दर्जे से इसने काम करना शुरू किया अनीस इब्राहिम के लिए। शकील किस टीम का नहीं था, ये अनीस की टीम का। मतलब ये सब ब्रांचेस बने हुए दाऊद के अंडर, डिफरेंट वर्टिकल्स, उसका एक एक सब एचओडी एक है। दूसरे, हाँ, एक हर डिफरेंट। जैसे आप एचआर डिपार्टमेंट्स हैं तो आपको एचओडी पता है, तो ऐसी वो है। तो जो आज की तारीख में अगर देखा जाए, एक मैं लीक से हट के बोल रहा हूँ, कि अगर डी कंपनी अगर कभी स्प्लिट हुई दाऊद इब्राहिम के मरने के बाद, अब तो धुरंधर आने के बाद तो सभी एक्सपर्ट हो गए हैं दाऊद इब्राहिम पे, तो जो अगर डी कंपनी को कोई संभालेगा तो वो शकील ही संभालेगा, क्योंकि जो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो चाहे वो लड़कों के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर जो विश्वास है, वो छोटा शकील पे ज़्यादा है, अनीस पे कम है। ऐसा मुझे पता चला, अब मेरे सोर्सेस है। तो
दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे समान की, यानी अबू सालेम की। अब इसका एक और नाम था, वो नाम था चिकना। चिकना इसलिए कहते थे वेरी गुड लुकिंग, अच्छा। वेरी नाइस, मतलब हैंडसम बॉय, और दाढ़ी शायद कम आती थी, मतलब क्लीन शेव रहता था, तो बहुत चिकना नाम पड़ा। तो इस तरीके से अबू समान, चिकना, इसके दो उपनाम पड़े, और ये कंपनी में चिकना और कोड नेम चिकना और अबू समान, तो ये एक इधर से इधर से उधर सामान ले जाने का काम करता था। अब धीरे धीरे इसने राइज करना शुरू किया अनीस के साथ। कैसे कि इसने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि शूटर्स का। पहले क्या होता था, शूटर्स जो हैं इनके टीम के मेंबर्स होते थे, उनका काम शूट करना होता था, और अगर वो जेल जाते थे तो उनको सैलरी भी मिलती थी, उनके परिवार का खर्चा भी उठाया जाता था। ये खर्चा हटाने के लिए अबू सलेम ने, यानी अबू समान ने आजमगढ़ से सस्ते लड़के बुलाने शुरू किए, और वो आते थे, मर्डर करते थे, चले जाते थे। पुलिस में रिकॉर्ड ही नहीं होता था क्योंकि वो आउट तो वहाँ से रिक्रूटमेंट करता था। वहाँ से रिकॉर्ड, ये चीज़ अबू सलेम ने की थी शुरुआत। तो यहाँ से ये खास बना सालेम का, अनीस का। अनीस के साथ इसने किस तरीके से बिजनेस होता है, किस तरीके से माफिया वर्ल्ड चलता है, किस तरीके से एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन चलती है, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चला जाता है, वो सब इसने सीखा। अच्छा। और ये अनीस के साथ 99 तक 98 या 99 तक रहा है, और उसके बाद से ये अलग हो गया, शायद 97 तक रहा है, उसके बाद ये अलग हो गया है। इसकी पहली वाइफ थी समीरा। समीरा का भी फेक पासपोर्ट दूंगा, शायद उसके 2 इंडियन फेक पासपोर्ट थे जो उसने दूसरे नाम से बनाए थे। मैं आपको अभी देख के बता देता हूँ किस नाम से उसका था, एक मिनट रुकिए। समीरा का एक पासपोर्ट था नेहा आसिफ जाफरी, अच्छा। जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1975। कुर्नूल शायद साउथ की एक जगह है, वहाँ से कर्नूल आंध्र प्रदेश। कुर्नूल आंध्र प्रदेश, वहाँ की डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस दिखाई है। 2001 में ये इशू हुआ और 2011 तक ये वैलिड था। ठीक है, तो नेहा आसिफ जफारी से समीरा का था कि जो इसकी पहली वाइफ रही उसका। अब आपका अगला प्रश्न क्या है? तो ये जो फेक पासपोर्ट्स बनते हैं, ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सिंडिकेट है जो देखो, बनाती है। 2 तरीके से फेक पासपोर्ट्स बनते हैं। एक होता है मुंडी कट पासपोर्ट, जो क्रिमिनल्स भी यूज़ करते हैं। एक होता है असली पासपोर्ट बनाना नकली नाम से, नकली डिटेल्स देके, क्योंकि आपको पासपोर्ट के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए होती थी। आज भी हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, अगर 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट। 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए, और आपको बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। अब होने लगी है 2000 के बाद से, जो बच्चे पैदा हुए हैं उसमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उससे पहले जो है नहीं चाहिए होता है। तो अब आते हैं, जब आपने फेक पासपोर्ट की बात की, अबू सलीम के अलावा और डिटेल्स दे रहे हैं। मुंडी कट पासपोर्ट क्या होता है? मुंडी कट पासपोर्ट बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। वो ऐसा कि आपने किसी का पासपोर्ट चुरा लिया, और ये पासपोर्ट चोरी वाले बिकते थे। अच्छा। बहुत अच्छे पैसों में बिकते थे। उसमें क्या होता है कि फ़ोटो चेंज की जाती है। कैसे? उसके 2 तरीक़ों से चेंज की जाती है। पहला तरीका है कि एक्सपर्ट्स होते हैं जो फ़ोटो चेंज करते हैं, दूसरी फ़ोटो ने, क्योंकि पहले क्या होता था कि फ़ोटो चिपकाई जाती थी और उस पर स्टैंप होता था पुरानी पहले के पासपोर्ट्स में। पहले के पासपोर्ट्स में 80s के बाद थोड़े स्कैन वाले पासपोर्ट आने शुरू हुए हैं। उससे पहले ठप्पा लग के फ़ोटो पे लग जाता था, उस पर स्पेशल गम लगती थी। अच्छा। वो ऐसा नहीं है कि 5 रुपए की फेविक्विक लगा लेके आ गया और उसको चिपका दिया, नहीं। तो ये जो एक्सपर्ट होते थे, ये मुंडी कट पासपोर्ट बनाते थे कि किसी का पासपोर्ट लिया, उसकी फ़ोटो हटा के मेरी या आपकी फ़ोटो लगा दी, और मैं वो व्यक्ति बन गया जिसका वो पासपोर्ट उसका मुंडी कट करके। एग्जैक्टली, वही जो logic फोटो हटाना था और दूसरे की मुंडी लगानी, इसलिए उसका नाम मुंडी कट पड़ा। गम हमेशा स्पेशल इस्तेमाल होता था, क्योंकि स्कैन करेंगे या कुछ देखेंगे, वो गम पता चल जाता था, तो उससे पता चल जाएगा ये चोरी का पासपोर्ट है या नकली, मतलब फ़ोटो नकली लगाई गई है। तो वो गम भी स्पेशल होता था, वो कहीं से अरेंज किया जाता था। बहुत तरीके होते हैं गम प्रिकोर करने के, और उसके बाद उस पर ठप्पा लगा दिया जाता था। ये एक्सपर्ट का काम होता था। अब आते हैं दूसरा तरीका क्या। अब जैसे कोई क्रिमिनल इंडिया छोड़ के भाग गया अपने असली पासपोर्ट पे, और विदेश में बैठा है, ठीक है,
वहाँ उसको एक मुंडी कट पासपोर्ट मिला, हम्म, मतलब किसी का चोरी पासपोर्ट मिला, मुंडी कट नहीं चोरी पासपोर्ट, कि जैसे वो पहले पासपोर्ट चोरी किए जाते हैं, बिकते हैं, हम्म, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट जिसको कहते हैं आजकल, इंटरनेट पे आइडेंटिटी थेफ्ट होने लगी है, तो पहले भी आइडेंटिटी थेफ्ट होती थी, ये नया किस्सा नहीं है। मैनुअल तरीके से। पहले मैनुअल होती थी, अब डिजिटल ही होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपका किसी का पुराना पासपोर्ट, मतलब एक टूरिस्ट का पासपोर्ट चुराया और किसी वांटेड क्रिमिनल को दे दिया विदेश में। उसने क्या किया, उस फोटो के ऊपर इंक गिरा दी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इथोपिया का पासपोर्ट, हम्म, हम्म, इथोपिया का पासपोर्ट, इथोपिया का टूरिस्ट 80s में दुबई घूम रहा है, अच्छा। या नेपाल घूम रहा है, या श्रीलंका घूम रहा है, उसका पासपोर्ट चोरी किया, वहाँ पे एक वांटेड क्रिमिनल गया हुआ है दूसरे देश से, उसने वो पासपोर्ट चोरी वाले से खरीद लिया अच्छे पैसों में। अब वो इथोपिया की एम्बेसी जाएगा, ठीक है, और वहाँ कहेगा कि इस पे इंक गिर गई है, बच्चे ने इंक गिरा दी, मेरा फोटो खराब हो गया। अब आप इस वहाँ पे उसका फोटो खींचेंगे, फिर से नया पासपोर्ट। एक नया पासपोर्ट उसके नाम से बन जाएगा। फोटो किसकी है? दूसरे आदमी की, क्योंकि पहले मैनुअल वर्क होता था। अब जो आदमी आया है, इसका मतलब वो सच है, उसको मान लेते थे। वो पहले ये नहीं था कि कैमरा लगे हुए हैं, आइरिस स्कैन हो रहा है, या थंब प्रिंट लिए जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कि नॉर्मल वे था। तो वो इंक एम्बेसी में इंक गिरा हुआ पासपोर्ट, या कहीं फट गया कि चोरी हो रही थी, छीना झपटी में हो गया तो फट गया, तो इस तरीके से वो एम्बेसी से भी पासपोर्ट बनवा लेता था क्रिमिनल। अब उसके बाद वैलिड पासपोर्ट आ गया, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वो कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड मुंडी कट एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, उस जमाने की, नए जमाने की नहीं, नए जमाने की डिजिटल है। बट आजकल भी चलता है, जैसे कि आजकल तो नहीं, वो चिप रहता है। अब नहीं, अब चिप पे भी आते हैं, चिप भी कॉपी हो जाती है। दे इज अ कंट्री, एक आदमी है जिसका नाम है सर्जन। हाँ, वो क्यों थाईलैंड वो में प्रिसिशन से ये बनाता है फेक? मतलब वो इसका इतना बढ़िया कारीगर है, उसका नाम ही सर्जन पड़ा। उसको थाईलैंड में पकड़ा गया, कई साल वो जेल में रहा, फिर उसको डिपोर्ट किया गया। अब वो चिप भी निकाल लिया है उसने, कि अगर आपके पास चिप वाला पासपोर्ट है तो आपको कौन से कंट्री का चाहिए, वो चिप वाला पासपोर्ट आपको बना देगा, और जो रिफ्ट स्कैन होगा। तो दुनिया, अब चिप भी तो एक डिजिटल वर्जन है, तो वो गवर्नमेंट ने अगर बनाई है तो डार्क वेब पे, मतलब डार्क वर्ल्ड में आराम से आ सकती है। पासवर्ड इंसान ही बनाता है, टेक्नोलॉजी इंसान ही बनाता है। लगभग कितना पैसा लगता है ऐसे? डिपेंड करता है, $1,00,000 से शुरू हो जाता है। $1,00,000? हाँ, मैं आपको वो चिप वाला नकली पासपोर्ट कैसे वो है, उसका भी मेरे पास वीडियो है, क्योंकि मैं जब इस पे सीरीज़ कर रहा था दास्तान में फेक पासपोर्ट पे, तो उसका भी मैं वीडियो दूंगा, तो आप वो चला सकते हैं कि वो किस तरीके से सिक्योरिटी फीचर्स हैं सारे पासपोर्ट में। एंड दे आर ट्रैवल पासपोर्ट, 2 तरीके के पासपोर्ट होते हैं, एक ट्रैवल पासपोर्ट, एक आइडेंटिटी पासपोर्ट। आइडेंटिटी वाले में क्या होता है कि आपको कोई बैंक में अकाउंट खोलना है विदेश में, ठीक है, और वो आप ज़्यादा बैंक सिक्योरिटी फीचर देखता नहीं है, उसने पासपोर्ट देगा, क्योंकि उसके पास वो चेक करने का तरीका नहीं होता, आपका विदेश में बैंक अकाउंट खुल गया फला नाम पे, नकली पासपोर्ट पे। एक होता है ट्रैवल पासपोर्ट। ट्रैवल पासपोर्ट जो होता है वो एग्जैक्टली ओरिजिनल होता है, और किसी और देश का होता है। आप वांटेड, एक यूके के वांटेड हो, लेकिन आपके पास पासपोर्ट इंडोनेशिया का है, और आपका नाम हो गया जफ़र खान हो गया XYZ से, तो आप दुनिया में इंडोनेशिया के पासपोर्ट पे कहीं भी जा सकते हो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंडोनेशिया का पासपोर्ट, कोई कहीं का भी हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडोनेशिया के, एग्जाम्पल के तौर पे कंट्री का नाम लिया है। तो वो जो जफ़र खान है, उसका असली नाम कुछ और है, वांटेड है, और रेड कॉर्नर नोटिस में असली नाम दिखता है। फॉर एग्जाम्पल XYZ इज़ वांटेड, उसका लुक ये है, इस कंट्री का नेटिव है, लेकिन जब आप जा रहे हैं, आप जफ़र खान के नाम से जा रहे हैं दूसरे कंट्री के पासपोर्ट पे, ट्रैवल पासपोर्ट पे। तो जो मैं आपको वीडियो दूंगा वो ट्रैवल फेक पासपोर्ट की दूंगा, जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था जो बस्ट हुआ। अच्छा। और आज भी किसी ना किसी तरीके से यूरोप के कंट्रीज़ कह लीजिए, या कहीं के कह लीजिए, वहाँ से कुछ नए नए लोग ऑपरेट हो रहे हैं, कि ये एक चेन है, आप किसी को बंद करोगे दूसरा उसकी जगह ले लेता है, ग्लोबली एक्टिव है। क्योंकि आप इसका एग्जांपल है कि जैसे कि बैंक से पैसा निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं, पहले OTP के माध्यम से निकलता था, जब लोगों को इसकी अवेयरनेस आई तो एक डिजिटल अरेस्ट होके आने लगा। फिर जब डिजिटल अरेस्ट का आया तो वो एक स्कैम आने लगा कि आपका DHL का पासपोर्ट
DHL का पार्सल पकड़ा गया है जिसमें आप ड्रग्स भेज रहे हैं, वो DHL आपका आधार कार्ड मिला है। आपका आधार कार्ड मिला है, तो लोग उससे घबराए थे। तो क्रिमिनल्स भी जो है पुराने तरीक़ों को अपडेट करते चले जाते हैं और लोग उसमें फंसते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से जब टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी इंसान ने ही बनाई है, एक इंसान ने, तो दूसरा क्रिमिनल के पास भी पहुंच जाती है, क्रिमिनल के पास भी वही। तो ऐसा नहीं है कि वो फेक पासपोर्ट, ट्रैवल पासपोर्ट चिप वाले आज भी नहीं बन रहे हैं। अगर वो एक गैंग बस्ट हुआ है तो दूसरा गैंग भी है। ड्रग्स के इतने कारोबारी पकड़े जाते हैं, लेकिन ड्रग्स का कारोबार आज तक बंद नहीं हुआ। कोई उनकी जगह ले लेता है। कोलंबिया से पकड़ के लेके आए थे, कोलंबिया से लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे, मैक्सिको पता नहीं, वो एल चैपो पता नहीं क्या नाम, मेक्सिको, हाँ, लेके आए थे। लेकिन आज भी ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। मिडिल वो तो नार्कोस आने के बाद से लोगों को कैली कार्टेल और ये पता चला। हमें तो बहुत पहले से पता था क्योंकि हमें रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वो कार्टेल आज भी ख़त्म नहीं हुई है। नहीं हुई है। उन्होंने अपना दायरा और बढ़ा लिया है। वो अब क्रिस्टल में चले गए हैं। उन्हें क्रिस्टल में ज़्यादा पैसा दिख रहा है, सिंथेटिक ड्रग्स में ज़्यादा पैसा दिख रहा है, लेस रिस्की दिख रहा है, लेस छोटी सी जगह में बन जाता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कई बार डिटेक्ट नहीं होती हैं। तो क्रिमिनल्स भी अपनी चीज़ें बदलते रहते हैं। अब बैक टू द अबू सलेम। अबू सलेम, जैसा मैंने बताया कि अनीस इब्राहिम के साथ रह के बहुत कुछ सारे उसने गुण सीखे, और अनीस ने इसको बॉलीवुड का काम दिया था। मोस्टली बॉलीवुड से पैसा रिकवर करना या जो एक्सटॉर्शन, नहीं, एक्सटॉर्शन एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इनका जो मेन काम था इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने का। अच्छा, इवेंट्स, बॉलीवुड के जितने भी इवेंट्स होते थे जो विदेश में होने होते थे। अच्छा, जो ये ट्रूप्स जाते थे पहले, जो ग्रुप्स जाते थे, याद होगा कि फलां वर्ल्ड टूर हो रहा है, फलां इस एक्टर का या इस सिंगर का, तो उसमें जो लोग जाने होते थे वो इनका एक ग्रुप होता था, ये ऑर्गेनाइज कराते थे। अब कई बार कोई एक्टर डेट नहीं दे रहा है इनको जाने के लिए, तो अनीस अबू सलेम को बोलता था, अबू सलेम उसको हकाता था। तो अबू सलेम का जो काम था वो बॉलीवुड में था, इसलिए वो बॉलीवुड के एक्टर्स के पास इतना आना जाना या उठना बैठना रहा। वो पहली बार जब संजय दत्त से मिला था, नार्को टेस्ट हुआ था अबू सलेम का, तो उसमें ये बताया था कि मैं संजय दत्त को पहली बार मिला था और मैं इतना खुश हुआ था कि मैं घंटों, मतलब कई देर तक मैं उसका हाथ पकड़ के उसको घूरता रहा। फैन था संजय दत्त, फैन था, घूरता रहा था। तो वो जब अनीस ने उसको इस काम का दिया, तो इस चक्कर में बहुत एक्टर्स से उसका मिलना जुलना हुआ। जब एक्टर्स से मिला तो एक्ट्रेस से भी मिला, एक्ट्रेस से जब मिला तो उसमें एक मोनिका बेदी मिली। मोनिका बेदी को जब काम नहीं मिल रहा था तो अबू सलेम ने कुछ प्रोड्यूसर, फिर दोनों पोर्तुगल में मिले। पोर्तुगल में दोनों पकड़े गए और फेक पासपोर्ट से पड़े गए। मेरे पास शायद, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। मेरे पास शायद मोनिका बेदी का भी फेक पासपोर्ट पड़ा होगा उस ज़माने का, जब उस जिस पे वो ट्रैवल की थी, वो भी शायद मेरे पास पड़ा होगा, जिस पे उसे सज़ा भी हुई मोनिका बेदी को। तो मोनिका बेदी को जब अबू सलेम मिला था तो अबू सलेम उससे बॉलीवुड का एक इन्फ्लुएंसर कह लीजिए, अरसलान नाम से मिला था। एक और नाम था उसका, अरसलान नाम से एक पाकिस्तानी पासपोर्ट भी उसको इशू हुआ था, अरसलान। तो बहुत सारा काम उसने दिलवाया। इसी काम के चक्कर में मुकेश दुग्गल एक प्रोड्यूसर था, उसकी हत्या हुई क्योंकि मोनिका बेदी को वो पसंद करने लगा था, और अबू सलेम थोड़ा सा साइको है कुछ चीज़ों में लेके, वो पोजेसिव है, तो उसने मुकेश दुग्गल को मरवा दिया। गुलशन कुमार के गुलशन कुमार में एक्सटॉर्शन का एंगल था, और उसमें इसने ये किया था कि गुलशन कुमार को मरवाया। किस वजह से मरवाया? एक्सटॉर्शन था, पैसे नहीं मिल रहे थे, या एक डर कि एक को मारोगे 10 पैसा देंगे। तो जिस दिन गुलशन कुमार को मारा उस दिन कई 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था डर के मारे। अच्छा। और जब पैसा इकट्ठा हुआ तो इसने बहुत सारा पैसा भेजा। अब जब ये हत्या हुई तो कहते हैं कि शकील और दाऊद बड़े नाराज़ हुए थे कि ये तुमने गलत किया, मतलब बिना किसी को पूछे कुछ ऐसा कहते हैं। उसके बाद से ये अनीस की टीम से अलग हो गया। 97 में आई थिंक मर्डर हुआ था, 96 या 97 में उसी दौरान हुआ था। उसके कुछ महीने बाद ये अलग हो गया था और इसने जॉर्जिया में इन्वेस्टमेंट किया था। इसकी वाइफ के नाम वहाँ का घर था जॉर्जिया का, और यस जॉर्जिया। और ये जैसा मैंने कहा कि ये बॉलीवुड का इतना शौक हो गया था फिल्म्स का। बॉलीवुड कहते हैं जबकि मैं उसको बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री कहता हूँ। मेरी भी आदत है बॉलीवुड बोलने की हो गई, जबकि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है। तो इसने एक थिएटर ख़रीदा था, थिएटर मतलब सिनेमा वाला पिक्चर हॉल, और वो भी अमेरिका में ख़रीदा था। मुझे फिनिक्स
या पता नहीं कुछ इसी तरीके से नाम था। तो अबू सलेम इतना पैशनेट था फिल्म्स के लिए कि उसने एक थिएटर ही में भी इन्वेस्टमेंट किया, एक सिनेमा हॉल में भी विदेश में इन्वेस्टमेंट किया, और इसके साथ मोनिका बेदी के साथ घूमता रहा, कभी जॉर्जिया, कभी कहीं। इसकी वाइफ ने इसको छोड़ दिया, इसका एक बच्चा भी है। फिर इसने बहुत सारे कांड किए, इसने राकेश रोशन के ऊपर भी हमला कराया, बहुत सारे लोगों पे हमला कराया। फिर इसने एक और चीज़, एक नया तरीका निकाला कि पैसे ना देने पड़े शूटर्स को और पुलिस वाले इसको ज़्यादा परेशान ना करें। तो ये क्या करता था कि लड़के बुलाए और कह दिया कि तुझे वहाँ जाके गोलाबारी करनी है किसी प्रोड्यूसर या किसी की जहाँ बिल्डर, जहाँ से भी एक्सटॉर्शन करना है, और वहाँ पे पुलिस को फ़ोन कर देता था कि यहाँ पे आदमी खड़े हैं, यहाँ पे हत्या होने वाले। वो आदमी पकड़ लिए जाते थे, पुलिस की भी वाहवाही होती थी और इसका भी नाम हो जाता था कि अबू सलेम ने भेजे थे, जबकि पुलिस को खबर देने वाला भी यही था, अबू सलेम होता था। ये मैं बता रहा हूँ जब ये अनीस से अलग हो गया था उसके बाद का। फिर जब ये एक्सटॉर्शन करता था, ठीक है, एक्सटॉर्शन करता था तो अब या किसी बिल्डर को फ़ोन करता था या फिल्म वालों को फ़ोन करता था, तो ये क्या कहता था कि मैं अरसलान बोल रहा हूँ और मैं अबू सलेम का सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, खुद ही फ़ोन कर रहा है अबू सलेम और खुद ही अरसलान नाम से बोल रहा है। फ़ोन पे तो शक्ल दिखती नहीं है, आवाज़ आप कितनी पहचान लेंगे? रोज़ तो आपकी किसी से बात हो नहीं रही है, रोज़ तो अबू सलेम से बात नहीं हो रही है जो आपको उसकी आवाज़ पता हो। आज आप मेरे से 4 घंटे बात कर लिए, कल को अगर मैं ही आपको फ़ोन करके बोलूँ कि मैं अंबर शर्मा का, मोगली बाबा का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, तो आप पहचान जाओगे नहीं, ये तो अंबर शर्मा ही बोल रहा है। जब आपने अबू सलेम की आवाज़ ही नहीं सुनी है, आपका उससे बातचीत ही नहीं है, तो आप उसको उसका सेक्रेटरी ही समझोगे। तो वो खुद फ़ोन करता था, खुद बोलता था कि एक्सटॉर्शन के मैं अबू सलेम का सेक्रेटरी हूँ, अरसलान मेरा नाम है और आप इतना पैसा दिए नहीं तो ये। फिर 1-2 दिन बाद जो है खुद फ़ोन करता था, कहता था भाई बात करेंगे। तो फिर वो थोड़ा सा आवाज़ को मॉड्यूल करके बात करता था, धमकाता था। जो नहीं मानता था उससे पैसा ले लेते थे, जो नहीं मानता था उसको इसी तरीके से या तो फायरिंग करा दी या कोई लड़के भेज के पुलिस से पकड़वा दिया, जिससे कि वो बिल्डर भी और फिल्म वाला भी डर जाए कि यार यहाँ तक तो लड़के पहुँच गए, कल को ये मुझे मार भी देगा। अब वो लड़के पकड़ लिए गए तो उसमें वो कह देता था मेरी गलती नहीं है, लड़कों को कभी पैसे नहीं देता था, बोले तुम्हारी गलती से पकड़े गए, उनको कोई रहना नहीं। जबकि डी कंपनी में ये था कि अगर आपका कोई भी आदमी पकड़ा जाए तो आप उसका पूरा खर्चा उठाएंगे, उसके परिवार का खर्चा उठाएंगे। तो इसने ये वो चीज़ बाईपास की, खूब पैसा कमाया। अलग होने के बाद इसने एक नया तरीका निकाला खुद सेक्रेटरी अरसलान नाम से। अब मोनिका बेदी के साथ इधर उसे उधर घूमा। मैं आपको इसके पासपोर्ट के नाम बताता हूँ, किस किस नाम से इसका पासपोर्ट रहा। एक है, इसका पासपोर्ट है दानिश बेग के नाम से, जो कि भोपाल से इशू हुआ और ये हुआ 2001 जून में, शायद 27 जून 2001 और 28 जून 2001 तक वैलिड था। और उसमें एक चश्मा लगा के फ़ोटो में बैठा हुआ है। एक पासपोर्ट ये था। एक पासपोर्ट इसका है, एक मिनट रुकिए, पोर्तुगल का एक पासपोर्ट है जिसमें नाम है इसका रमेश कुमार नाम से है। इसमें डेट ऑफ बर्थ है उसकी 10 दिसंबर 1970 और ये इशू हुआ 8 सितंबर 1998, वैलिड रहा 8 नवंबर 2008 तक, जिस पासपोर्ट पे ये पकड़ा गया। ठीक है, इसमें नेशनलिटी इंडिया ही दिखाई थी इसकी। एक मिनट, एक पासपोर्ट इसका था आकिल अहमद आज़मी, आज़मगढ़ का, इसमें डेट ऑफ बर्थ और प्लेस दिखाई है। और इसमें ये है 1965, 20 जून 1965 की इसमें डेट ऑफ बर्थ दिखाई है और पासपोर्ट में 1970 दिखाई है और ये लखनऊ से इशू हुआ। तो ये सारे पासपोर्ट्स जो हैं इसके हैं। और ये एक फ़ोटो है जो मैं आपको दूंगा, ये वो फ़ोटो है जो मोनिका बेदी ने अपने फेक पासपोर्ट बनवाने के लिए दी थी, जो हमें मिली जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। फिर हाँ, फिर मैंने एक और नाम बताया था ना इसकी वाइफ का, क्या नाम है, समीरा का। एक नेहा नाम से एक पासपोर्ट था। एक नाम और था रुबीना बेग,
रुबीना बेग नाम से उसने एक पासपोर्ट बनवाया भोपाल से, और जून 2001 से वो पासपोर्ट वैलिड हुआ और बना, और 2011 तक वो वैलिड था। ये रुबीना बेग के नाम से था। रामिल कामिल मलिक नाम से मैंने बताया इसका पासपोर्ट था। इसमें डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1970, ये कुन्नूल से, जो मैंने पहले बताया था। सो जब हम 1993 बॉम्बे ब्लास्ट की बात करते हैं तो उसमें भी इसका नाम आता है अबू सलेम का। तो बॉलीवुड से लेकर के ये ब्लास्ट तक कैसे पहुंचा, वो क्या इन्वॉल्वमेंट था उसका? अब मैं आपको बताता हूँ। पहले गुलशन कुमार की आपने बात की थी, वो मैंने एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, अभी याद आई, कि जब अबू सलेम का प्रत्यार्पण हुआ, एक्स्ट्राडाइट हुआ पोर्तुगल से, तो इंडिया ने बहुत सारे केसेस दिए थे कि ये हमारे यहाँ वांटेड है और इसने ये कांड किए हैं, लेकिन उसमें गुलशन कुमार के मर्डर के केस की जानकारी नहीं दी गई थी। अच्छा। तो इसके ऊपर आज भी गुलशन कुमार के मर्डर का केस नहीं चला है इंडिया में। इसके ऊपर बाकी केसेस चले हैं, बाकी मर्डर के केसेस चल सकते हैं। शायद प्रदीप जैन वाला भी इसके ऊपर ही चला था, हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रदीप जैन वाला भी, जो बिल्डर था प्रदीप जैन, जिसके ऑफिस में बैठ के गोलाबारी मतलब हत्या कर दी थी, वो भी जो है अबू सलीम का काम था, वो केस चला। और बहुत सारे केस चले, फेक पासपोर्ट का सीबीआई केस में, सीबीआई कोर्ट में केस चला और जिसमें इसको सज़ा हुई। लेकिन अब गुलशन कुमार वाले केस में बिल्कुल भी इसको, तो वो इन्वेस्टिगेशन का क्या चल रहा है वो अभी? केस जो है, जब आप एक्स्ट्राडाइट करोगे तो आप फाइल दोगे ना, हमें हमारे यहाँ इसके इतने केसेस हैं, हम इसके ऊपर ये केसेस चलाएंगे। वो गुलशन कुमार वाली फाइल ही नहीं दी गई। बट वो फाइल में कोई और अक्यूज है आप बोल रहे हो, या अबू सलीम ही है? अबू सलीम को, और भी हैं उसमें माफिया लोगों के और भी नाम है, डी कंपनी के और नाम दिए गए हैं, लेकिन मास्टरमाइंड उसमें अबू सलीम ही है। लेकिन वो जब वो फाइल ही नहीं दी गई तो आप वो केस चला ही नहीं सकते। कुछ ट्रीटी के, एक्स्ट्रा ट्रीटी के तहत कुछ नियम थे कि इन्हीं पे केसेस, ये इन्हीं केसेस पे चलेगा, इतने साल की सज़ा होगी, आप उसको फांसी की, मृत्यु की सज़ा नहीं दे सकते, और इतने साल से ऊपर 30 साल या कुछ इतने साल से ऊपर की सज़ा नहीं दे सकते। कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं। तो अब आपने कहा कि ये कैसे बढ़ा। 93 में क्या हुआ था कि इसका नाम अबू सामान तो था ही, सामान इधर से उधर ले जाने का। तो इसने जो है कुछ सामान इधर से उधर ले जाने का काम भी किया। उसमें से एक किस्सा संजय दत्त का है, जो संजय दत्त के यहाँ जाके ये हथियार देता है। वो जग जाहिर है, जिसके लिए संजय दत्त को एक सज़ा भी हुई, उसने अब सज़ा भी काट ली है, तो संजय दत्त का इसमें नाम लेने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो वो वहाँ से शुरुआत हुई। तो इसलिए इसने जो है एक तरीके से जो चीज़ें आईं, और जो मैं कहता हूँ कि 93 का जो मेन मास्टरमाइंड था वो टाइगर मेमन ही था। टाइगर मेमन ने ही सारी संरचना की, सारी प्लानिंग की। हम जो हैं सिर्फ एक नाम पे स्टिक हो जाते हैं। हम ये क्यों नहीं बात करना चाहते कि टाइगर मेमन भी है, हम उसको क्यों नहीं लाने की बात करते हैं। फिल्म्स बन रही हैं, धुरंधर नाम बनी, उसमें दाऊद इब्राहिम दिखाया, क्यों टाइगर मेमन नहीं दिखाया। मैंने धुरंधर देखी नहीं है, और सेकंड पार्ट जब OTT पे आएगा तो देखूंगा, हॉल में जाके तो बिल्कुल नहीं देखी। तो उसकी क्लिप्स ट्विटर पे वायरल हुई थी कि लेटा हुआ दिखाया है। तो जब US डेजिग्नेटेड या फिर US सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेटेड आप दाऊद इब्राहिम वो है वांटेड है, तो टाइगर मेमन भी वांटेड है। तो टाइगर मेमन को भी क्यों नहीं दिखा रहे हैं। जब हम दाऊद की बात कर रहे हैं तो टाइगर मेमन की बात भी करनी चाहिए। जितना बड़ा गुनहगार अगर दाऊद भी है, तो उतना ही बड़ा गुनहगार, उससे ज़्यादा बड़ा गुनहगार टाइगर मेमन। हम टाइगर मेमन को भूल गए। दाऊद TRP का मुद्दा हो गया है। अगर हमें कुछ करना है, कोई भी स्टोरी हिट करनी है, तो दाऊद इब्राहिम की खबर चला दो, दाऊद इब्राहिम को मार दो, दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड दिखा दो, दाऊद इब्राहिम से रिलेटेड कुछ कहानी दिखा दो, हाथों हाथ लिया जाएगा। हमें भी टाइगर मेमन से इतना फुटेज या TRP नहीं मिलता है। जबकि टाइगर मेमन ने सारे संरचना की, RDX कैसे आएगा, लड़कों को ट्रेनिंग लेने के लिए उसने ISI के थ्रू दुबई भेजा, दुबई से पाकिस्तान गए, या पाकिस्तान में वो ट्रेनिंग लेके आए, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। टाइगर मेमन को फांसी भी मिलनी चाहिए, टाइगर मेमन को इंडिया लाने की बात होनी चाहिए। या तो जो लोग अननोन गनमैन कह के तालियां बजा रहे हैं, वो अननोन गनमैन क्यों नहीं टाइगर मेमन के यहाँ जा रहा। जितने भी अननोन गनमैन नाम पे अभी तक हत्याएं हुई हैं, वो बहुत छोटे छोटे टारगेट हैं, जिसको एक मीडिया ने नाम दे दिया, मीडिया ने एक हाइप दे दिया कि अननोन गनमैन, बदला लिया जा रहा है, ये लिया। जो टारगेट आप देखो वो बहुत छोटे वैल्यू के टारगेट है, नॉन वैल्यू के टारगेट हैं। क्यों नहीं टाइगर मेमन पे मारा जा रहा। टाइगर मेमन अभी कहाँ है पाकिस्तान आपके हिसाब से? पाकिस्तान में।
पाकिस्तान है, उसके घर का वीडियो दे दूंगा। और 2021 या 22 का घर का वीडियो है, वो मैंने अपने चैनल पे। और दाऊद का और इसका डायनामिक्स क्या है? एक टाइम पे दोनों देखिए, दाऊद भी स्मगलिंग में था शुरुआती दौर में, और टाइगर मेमन भी स्मगलिंग में था। दोनों सोने चांदी की स्मगलिंग किया करते थे। सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे की शादी में भी आना जाना रहा। वो फ़ोटो है जिसमें छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, टाइगर मेमन, एक शादी, टाइगर मेमन की फैमिली की एक शादी थी, उसमें थे। वो पब्लिक पुलिस फाइल्स से वो फ़ोटो है जो इंटरनेट पे वायरल है, वो आप भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि वो पुलिस फाइल की चार्जशीट की फ़ोटो है। तो सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे का रूट इस्तेमाल करते थे। टाइगर मेमन का अपना रूट था, दाऊद इब्राहिम का अपना रूट था, सी रूट था। सब स्मगलिंग से सामान आता था, दाऊद का एक साइड उतर रहा है, एक डॉक पे उतर रहा है, टाइगर मेमन का एक डॉक पे उतर रहा है। तो जो सारा प्लानिंग की वो टाइगर मेमन पे। मैं कहता हूँ अननोन गनमैन पे लोग इतनी तालियां बजा रहे हैं, अननोन गनमैन को जाओ कहो भाई टाइगर मेमन पे भी तो टारगेट करें। मैं यहाँ दाऊद की पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लोग कहें मैं सोचें कि मैं दाऊद का पक्षपात कर रहा हूँ, नहीं। अगर मैं दाऊद का पक्षपात कर रहा होता तो मैंने जितना एक्सपोज दाऊद को किया है उतना ही मैंने छोटा राजन को भी किया है, उतना ही टाइगर मेमन को भी किया है। एक जाबिर मोती वाला केस जो था वो मैं सबसे पहले लेके आया था, कामरान फारिदी, जिसमें वो का सबसे पहला इंटरव्यू मैंने किया था। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया था। और उसके अलावा नूरा का या इकबाल कास्कर जो इसका भाई है, इनका बेटा भतीजा, मतलब दाऊद का भतीजा जो है वो नार्को टेररिज्म में पकड़ा गया था, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। तो अगर मैं दाऊद का फेवर कर रहा होता तो ये सब इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता। मेरा कहने का अर्थ ये है कि क्यों एक टीआरपी के लिए हम हमेशा दाऊद की बात करते हैं। अगर फिल्म में भी हम दिखाएंगे तो दाऊद इब्राहिम ही दिखाया। बड़े साहब, वो क्लिप मैंने ट्विटर पे देखी थी, बड़े साहब तो बड़े साहब के साथ वो एक और साहब टाइगर मेमन भी तो होना चाहिए था, वो इक्वली लिंक्ड था ऐसे ही से। एग्जैक्टली जो सारा संरचना 93 बॉम्ब ब्लास्ट की थी, जिसने सारे लोकेशन आइडेंटिफाई की थी, जिसने सारा आरडीएक्स मंगवाया था। तो आप बोल रहे हो कि ये आईएसआई ने टाइगर मेमन को यूज़ किया उनके पूरे ऑपरेशन के लिए, एग्जैक्टली नॉट द अदर वे अराउंड। एग्जैक्टली पूरे ऑपरेशन, क्योंकि देखो क्या हुआ था ना, बाबरी मस्जिद हुई थी। बाबरी मस्जिद के बाद के दौरान दंगे हुए थे बॉम्बे में, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान टाइगर मेमन का हुआ था। अच्छा। और वो जो एक बदले की आग थी, उसका फ़ायदा आईएसआई ने उठाया। दुबई में मीटिंग हुई, दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट में, वहाँ इसका आना जाना, क्योंकि स्मगलिंग में थी, इसका आना जाना था। और आईएसआई को ये पता था कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, कि ये सोने चांदी की चीज़ें ला रहे हैं तो ये बाय शिप हम पहुंचा सकते हैं। तो पूरी आरडीएक्स जो है पाकिस्तान से आया, समुद्र के रास्ते। जब आया तो वो रूट इस्तेमाल हुए, जब इस्तेमाल हुए तो उसमें जो है सबको पैसा खिलाया गया। पैसा जिसमें ऑफिसर्स शामिल थे, कई लोग, कई हज़ार पेज की, शायद 10,000 पेज की तो चार्जशीट ही फाइल हुई थी। उसमें कितने नाम थे, संजय दत्त का एक नाम है और दाऊद का एक नाम है, जो बड़े नाम है। मतलब लोगों ने इसके आसपास ही 93 ब्लास्ट कर दिया। लेकिन 93 ब्लास्ट में वो लोग भी इतने ही इंपॉर्टेंट हैं या उतने ही गुनाहगार हैं जिन्होंने डॉक पे ये सामान उतरने के लिए पैसा खाया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो ऑपरेशन था 1993 ब्लास्ट का, छोटा ऑपरेशन तो था नहीं, बहुत बड़ा उसमें ऑपरेशन, सैकड़ों लोग बहुत पैसा इन्वॉल्व खिलाया गया था। और बदला लेने की जो आग थी टाइगर मेमन में, कि तुमने मेरा ऑफिस जलाया, मेरा बहुत, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें बर्बाद कर दूंगा। ये क्या रिलीजियस सेंटिमेंट कह सकते हैं। सेंटिमेंट था। तो इसको इंडियन क्रिमिनल्स तो नहीं बोल सकते, काइंड ऑफ ग्लोबल क्रिमिनल टेररिस्ट। जब उसने 93 किया, तब उस 93 तक ब्लास्ट से पहले ही वॉज अ क्रिमिनल, ही वॉज अ स्मगलर। वो एक स्मगलर था, उससे ज़्यादा मतलब उसको उस तरीके से नहीं देखा जाता था कि एक स्मगलर है। पुलिस में, कस्टम में, ये कौन है, स्मगलर है, क्रिमिनल है, स्मगलर है, स्मगलिंग करता है। लेकिन जब ब्लास्ट हुआ तो वो टेररिस्ट हो गया। अब वो स्मगलर का नाम पे आदमी इतना नहीं बिचकता जितना टाड़ा लगता है। अब तो वो देश के बाहर बैठा, अब तो कोई सा भी कानून लगा दो, आप उसको ला क्यों नहीं रहे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर आप 93 में दाऊद की बात कर रहे हैं तो उन लोगों की भी बात करनी चाहिए जिनकी चार्जशीट में नाम है। लोग 93 को संजय दत्त और दाऊद तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि मास्टरमाइंड टाइगर मेमन था। संजय दत्त बेचारा अब फैमिली लव की वजह से फंसा,
अपने आप को बचाने के लिए कि भाई कहीं कल को मेरे पर लोग हमला करने आ गए तो मेरे पास कुछ होना चाहिए, दंगा उंगा हो गया तो मैं कुछ करूँ। जान बचाने के लिए कुछ हो। तो इस चक्कर में वो फंसा, जो उसकी गलती थी लड़कपन की, जो जवानी में गलतियां करते हैं लड़का, वो उसकी गलती हुई। लेकिन जो ऑफिसर्स नोइंगली डॉक पे सामान उतरवा रहे हैं और उनको ये पता है कि इसमें क्या है, इसमें ईंटें नहीं है, ईंटें मतलब सिल्लियों को ईंट कहते हैं, ब्रिक्स, सोने की ब्रिक्स होती हैं सिल्लियाँ, उसे ईंट कहते हैं। ईंट नहीं उतर रही थी, सोने की ईंटें नहीं उतर रही थी, अच्छा। चांदी की सिल्लियाँ नहीं उतर रही थी, उतर क्या रहा था RDX। इतना RDX उतरा किसी ने देखा ही नहीं होगा आज तक। बहुत से ऑफिसर्स को सजा हुई, तो अननोन गनमैन को उनसे भी बदला लेना चाहिए। ट्रू। तो मेरा कहने का अर्थ है कि सिर्फ TRP के लिए लोग इसका नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अबू सलीम जैसे और कितने इसमें करेक्टर्स होंगे जिनको हम भूल गए हैं मुंबई माफिया के। अबू सलीम को सिर्फ मोनिका बेदी की वजह से जाना जाता है, लेकिन इसने कितने कांड किए ये कोई नहीं जानता। किसने ऐसे कैसे एक्सटॉर्शन किया, कितने पासपोर्ट पे ट्रैवल किया, इसकी बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने अरसलान नाम बताया कि खुद का सेक्रेटरी बन के बात किया करता था कि मैं अरसलान हूँ, अबू सलीम का सेक्रेटरी हूँ। ये बातें हैं, तो आप सोचो उसका क्रिमिनल साइकोलॉजिकल लेवल कितना बड़ा था कि लोगों को बुलाया 10-15 हज़ार रुपये दे के और पुलिस से पकड़वा दिया, और फिर लोगों में डर बैठा दिया कि भाई पुलिस ने पकड़ लिया है, उसके आप खबर चली जाती है, पुलिस उसको सिक्योरिटी देगी। अब वो कहेगा कि पुलिस की सिक्योरिटी में क्या होगा, तो वो पैसा देगा। तो ये साइकोलॉजी भी तो समझिए ना। तो ये इंडिया से कब और क्यों भागा पुर्तगाल, और देखो ये लोग कैसे 93 पकड़ा के से गया? देखो पोर्तुगल से पकड़ा तो गया ये छोटा शकील के द्वारा, अच्छा। इसे पकड़वाया भी डी कंपनी नहीं, क्योंकि ये डी कंपनी का काम बहुत ख़राब कर रहा था, एक्सटॉर्शन भी कर रहा था और पुराने लोगों पे एक्सटॉर्शन कर रहा था जो उनके नोन थे। फिर बॉलीवुड में ये बड़ा अपना चीज़ें चला रहा था और नाक में दम कर रहा था। एक किस्सा मैं बताता हूँ, संजय दत्त का किस्सा है वो, और संजय दत्त का वो किस्सा है कि अबू सलीम मैंने कहा ना जॉर्जिया में था, अमेरिका में। उसकी वाइफ का घर, उसने अपनी वाइफ के नाम पे जॉर्जिया में एक बहुत अच्छा विला खरीदा था और वहीं पे एक थिएटर था। तो अबू वाइफ है मोनिका बेदी? नहीं, वाइफ नहीं है, समीरा। समीरा। उसका बेटा भी है, उससे वो फैमिली से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास समीरा की लेटेस्ट 2018 की भी फ़ोटो है, वो मैं दूंगा नहीं वो एक ग्रुप की फ़ोटो है, कई महिलाएं खड़ी हुई हैं और वो फ़ोटो है मेरे पास। अब समीरा देख रही होगी तो मैं कहूँगा कि एक इंटरव्यू मुझे भी दे, सब मुझे देते हैं क्योंकि कामरान फारीदी, छोटा शकील का भी आपने इंटरव्यू किया? हाँ, 1.5 घंटे का इंटरव्यू है। सबसे पहले मैंने सुना आपने पूछा कि आपका नाम पे छोटा प्रीफिक्स क्यों हाँ, लगा? सबसे पहला कद क्वेश्चन छोटा है सबसे पहला क्वेश्चन यही था जो कोई शायद मैं पहला या कहता वो आखिरी कद वक्त- छोटा या औकात छोटा? हाँ, कद छोटा या हैसियत छोटी, औकात नहीं बोलेंगे, हैसियत छोटी अच्छा। बोलेंगे। मैं ही शायद एक ऐसा व्यक्ति हूँगा जिसने ये क्वेश्चन पूछा होगा और मैं ही आखिरी व्यक्ति हूँगा जो ये वो क्वेश्चन पूछ सका होगा। इसके बाद इंटरव्यू मिला कैसे आपको? बहुत टाइम लगा था और बहुत परस्यू करना पड़ा था। ये 2000 मैं लगा था 2016 में ईद के टाइम उसने मुझे ये दिया था सितंबर में, लेकिन परस्यू करना पड़ा था। तो जब मैंने पहली बार अप्रोच किया तो मना कर दिया, फिर मैं पीछे पड़ गया, वाइल्ड लाइफ वाला हूँ तो पीछे पड़ गया। मैसेज ऐसे मेरा फ़ोन सर्विलेंस पे हो गया था क्योंकि उस नंबर को पे मैसेज जाना, SMS जाना एक सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है, सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है कि ये कौन नंबर। तो मेरा फ़ोन जो है ऑलरेडी सर्विलेंस पे चला गया और आज तक मेरा वो नंबर सर्विलेंस पे है। तो मना किया, फ़ोन आया, बोले क्यों करना चाहते हो, पहले SMS पे आया, मैसेज पे नो करके से, फिर फ़ोन आया। हाँ, फिर मैं आवाज़ सुनी हुई थी पुराने इंटरव्यूज़ में तो मैंने पहचान लिया शकील ही है, छोटा शकील है। तो बोला क्यों इंटरव्यू करना चाहते हो, तो मैंने कहा बस एक स्टोरी है। बोले सब करते हैं, वही पुराने घसे पिटे क्वेश्चन करोगे, मैंने करना। बोले नहीं करना, बोले TV चैनल के लिए, यूट्यूब के लिए। मैंने कहा मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं यूट्यूब पे करूँगा, मेरा अपना कंपनी है मोगली प्रोडक्शंस, तो मैं उस चैनल पे करूँगा। बोले मैं नहीं दूंगा, वही पुराने क्वेश्चन, वही ये चीज़ें, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, फिर मैंने कोशिश करी तो शायद उसको ये रियलाइज़ हुआ और मेरे पे रिसर्च की होगी, पूरी रिसर्च की होगी, तभी मुझे इंटरव्यू भी मिला। क्योंकि ये लोग हर किसी को इंटरव्यू नहीं देते। पूरा आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया? मैंने अच्छे से किया होगा मुझे ये लगता है, क्योंकि ये कभी भी किसी को इंटरव्यू नहीं देते हैं। और फिर वो जो इंटरव्यू हुआ, फिर जब इसका एक फ़ोन आया, बोले आप
करते हैं इसको, मैं इस तारीख में रात के 10 बजे फ़ोन करूँगा। तो वो मुझे इंटरव्यू क्या आपने रिकॉर्ड किया इंटरव्यू? फ़ोन पे रिकॉर्ड किया, अच्छा। फ़ोन से आमने सामने थोड़ी, फ़ोन टेलीफोनिक हाँ। था। तो जब वो आया तो फिर मैंने वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चन चलते चले गए, जैसे अभी चल रहे हैं कि आप अबू सलेम पे हो लेकिन कहानी अबू सलेम के साथ साथ और कैरेक्टर्स पे जाती जा रही है। तो वो 1.5 घंटे कब खिंचे पता ही नहीं चला गया। और आज भी वो शायद सबसे ज़्यादा देखे जाने सुनने वाला यूट्यूब पे वीडियो है, शायद 3.5 मिलियन व्यूज़ हैं, लेकिन वॉच टाइम काउंट करो तो वो कई लाख घंटे का वॉच टाइम है उसका। और आज भी वो लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते, आज भी सुनते हैं, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल्ड वर्जन है। छोटा शकील का एक हिस्सा दिखता है, किस तरीके से डी कंपनी काम करती है वो हिस्सा दिखता है, किस तरीके से इन्होंने एक संरचना रची छोटा राजन से लेके और आसपास के लोगों पे, वो एक पता चलता है। तो ये बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू है और उसके बाद से आज तक शायद किसी ने किया भी नहीं है और मुझे भी नहीं मिला है। मैं बहुत कोशिश की उसके बाद कि मुझे मिल जाए, लेकिन ये लोग खुद ही फ़ोन करते हैं। अब तो शायद नंबर्स भी किसी के पास नहीं है। पहले तो नंबर्स भी एक क्या कहते हैं मीडिया नंबर होता है, क्या हर मीडिया वाला उसी नंबर पे फ़ोन करता था, अब तो वो नंबर भी नहीं बचा है जो तो आपको क्या लगता है ये जो क्रिमिनल्स इंटरव्यूज़ देते हैं और बोलते हैं कि मैंने ऐसा ये वाला ऑपरेशन किया था, ये वाला क्राइम मैंने ऐसे किया था, तो ये क्यों बोलते हैं? अपना दिखाने के लिए कि शो ऑफ है या? देखो दो बातें हो सकती हैं। जो नए होते हैं वो शो ऑफ करते हैं, जो पुराने होते हैं वो अपने आप को वैलिडेशन बताने के लिए करते हैं। और जो पुराने होते हैं उनसे पूछा भी जाता है आपने ये क्यों किया, तो वो बताते हैं। अब छोटा राजन के ऊपर बात करें तो शकील की बात आई और छोटा राजन की बात ऑब्वियसली आएगी, डी कंपनी की बात जब आएगी। तो छोटा राजन से बदला लेना चाहते थे क्योंकि उसने बहुत कुछ अलग होने के बाद नुकसान किया, जबकि वो कह के अलग हुआ कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपनी कंपनी अलग कर रहा हूँ, मुझे आप 1 मिलियन दिरहम मेरा हिस्सा बनता है आप दीजिए। वो 1 मिलियन दिरहम इसको मिला। 1 मिलियन दिरहम मिलने के बाद उसने जो है इनके आदमी मारने शुरू किए, इनके ऑपरेशंस, इनका जो बिज़नेस है वो ख़राब करने की कोशिश की, इस चक्कर में मारना चाहा। तो वो पूछोगे तो वो तो बताएंगे कि क्या रीज़न है। इस चक्कर में वो पूरी किस्सा जो है बैंकॉक में जाके ख़त्म हुआ और फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया तक चला। ऑस्ट्रेलिया से छोटा राजन भागा, जो 2016 में बाली में पकड़ा गया, डिपोर्ट होके आया। तो इसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी थी, बॉम्बे टू बैंकॉक, क्राइम लॉर्ड्स ट्रेल बॉम्बे टू बैंकॉक। उसमें मैंने पूरी कहानी रोहित वर्मा की दी है, जो इनका मेन आदमी था जो बैंकॉक में मारा गया। अच्छा। उसकी पूरी डिटेल्ड कहानी है कि कैसे रोहित वर्मा ने शुरुआत की, कैसे ये लोग बदल बदल के पहुँचे हैं दुनिया के कोनों में, किस तरीके से छोटा राजन ने अलग होने के बाद ग्रुप बनाया, उसमें रोहित वर्मा का क्या रोल था, संतोष शेट्टी का क्या रोल था, बंटी पांडे का क्या रोल था, सारी डिटेल दी है। और जिन लोगों को नहीं पढ़ी है वो पढ़ सकते हैं, क्राइम लॉर्ड्स ट्रेल बॉम्बे टू बैंकॉक, और उसका हिंदी वर्जन है राजन और रोहित बॉम्बे टू बैंकॉक। तो ये पूरी कहानी मैंने उसमें दी है। अबू सलेम का मैं जॉर्जिया वाला किस्सा बता रहा था कि एक बार जब ये अलग हो गया अनीस इब्राहिम से अलग होने के बाद ये इनकी नाक में एक तरीके से दम कर रहा था, परेशान कर रहा था, क्योंकि बॉम्बे में ये भी अपना वर्चस्व बना रहा था और अनीस के साथ रहा था, तो इसे हर डी कंपनी का भी लूप होल मालूम था, काम करने का तरीका भी मालूम था। तो एक बार संजय दत्त टूर पे था, फिल्म की शूट कह लीजिए या फिर वर्ल्ड टूर जो होते हैं उस तरीके से कह लीजिए। तो वहाँ पे अबू सलेम को पता चला है कि ये यूएस में टूर पे आ रहा है, तो ये वहाँ से फ़ोन करता है संजय दत्त को, और संजय दत्त से बात होती है, कहता है कि मैं आऊँगा, आपसे मिलूँगा, मैं आपका फ़ैन हुई और आपसे मैं नॉर्मल पब्लिक में आके मिलूँगा, नॉर्मल पब्लिक की तरह मिलूँगा, एक नॉर्मल फ़ैन की तरह मिलूँगा और आपसे आराम से मिलके फ़ोटो वोटो खिंचवा के चला जाऊँगा। ये बात जो है लीक हो गई। अच्छा। लीक होके ये बात चली गई छोटा शकील पे, डी कंपनी पे। डी कंपनी वालों को ये पता चला कि इस पर्टिकुलर डे में इस जगह पे ये अबू सलेम अबू सामान चिकना मिलने आने वाला है, ठीक है। और उस समय इसने क्या नाम है, बहुत गालियाँ वालियाँ भी बकी थी मुंबई में, करिश्मा कपूर से लेके सबको, माँ बहन की गंदी गंदी। तो ये बात फैक्ट है, डराने के लिए, धमकाने के लिए, डेट्स के लिए, टूर की डेट्स के लिए, क्योंकि इनके इवेंट कंपनी भी होती थी, तो उस इवेंट कंपनी में वर्ल्ड टूर कराया करते थे, तो उसमें डेट्स लिया करते थे, तुम मेरी इवेंट कंपनी के लिए काम करेगी। तो उसमें करिश्मा कपूर को भी बहुत गालियाँ दी थी माँ बहन की गंदी गंदी, कि मैं मतलब लिटरली वाली।
तो उसमें बहुत सारे लोगों को उसने गालियाँ बकी थी। तो ये बात पता तो चल चुकी थी कि ये इस संजय दत्त से मिलने जाएगा, तो डी कंपनी ने, छोटा शकील के लोगों ने वहाँ पे इसकी एक तरीके से फील्डिंग सेटिंग लगा दी कि ये आएगा और हम शूटर के द्वारा मारा जाएगा। ये बात शकील के यहाँ से लीक हो गई कि डी कंपनी के यहाँ से कि किसी तरीके, बहुत तरीके होते हैं यार, वो जो उसे जब वो डी कंपनी के साथ रहा है तो उसके भी कुछ ना कुछ पुराने सोर्सेस रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो लीक छोटा मोटा हो ही जाता है। तो उसको ये बात पता चल गई। जब बात पता चली तो वो मिलने नहीं गया, और जब वो मिलने नहीं गया तो फ़ोन आया। तो अबू सलीम को ये लगा कि मेरी ये बात जो है, मैं मिलने आने वाला हूँ, संजय दत्त ने दी है। अच्छा। अब फिर वो संजय दत्त से चिढ़ गया। संजय दत्त को मारने के लिए उसने प्लानिंग रची, अबू सलीम ने, और गोवा की एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था गोवा में। और वहाँ उसको गोवा में ये पता चलता है कि संजय दत्त को कि मेरे पीछे शूटर्स लगा दिए अबू सलीम ने। संजय दत्त होटल से नहीं निकला है कई दिन तक कि उसे मार दिया जाएगा। फिर बीच में एक आदमी आता है, शायद अकबर खान या कोई, उसने बीच में माइंड वाली करके कुछ पैसा दिलवाया संजय दत्त से, और ये किस्सा अबू सलीम का ख़त्म कराया कि तू इसको नहीं मारेगा। तो जब ये चीज़ बता रहा हूँ, डी कंपनी में सिंपल सा हिसाब है कि जिनको उन्होंने मारा, खुले तौर पे उन्होंने इंटरव्यू दे के बताया कि हमने इनको मारा। वो आज भी, अगर आप शायद मेरे इंटरव्यू में ही बोला था या किसी के इंटरव्यू में बोला था कि जो डी कंपनी के दुश्मन थे, या तो वो जेल में है या मर गए हैं, या हमने मार दिया, या उनको ऊपर वाले ने अपनी मौत मर गए, या जेल में चले गए। तो अबू सलीम ने जो सीखा वही चीज़ें अपनाने लगा डी कंपनी पे। इस वजह से इनको वो एक परेशान करने लगा। अब फिर इसकी ढूंढाई हुई, ढूंढते ढूंढते ये पता चला कि ये अब मोनिका बेदी के साथ पोर्तुगल में है 2098 से 19। ढूंढ कौन रहा था? इंडियन पुलिस तो ढूंढ रही थी, वांटेड था यहाँ पे, इतने हत्याएं कर रहा है, इतना एक्सटॉर्शन कर रहा है, इतना प्रदीप जैन मर्डर हो गया। ये काइंड ऑफ स्पेशल पुलिस ऑपरेशन था, क्राइम ब्रांच ने किया था। तो इसको ढूंढ रहे थे, इधर डी कंपनी भी इसको ढूंढ रही थी। डी कंपनी को पता चला ये पोर्तुगल में है, लिस्बन में है। ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की गई डी कंपनी के द्वारा मुंबई पुलिस को, थ्रू सोर्सेस करते करते फिर ये पास हुई क्राइम ब्रांच में। क्राइम ब्रांच ने इसको परस्यू किया और इसको, अबू सलीम को पोर्तुगल में वो की पुलिस ने वहाँ पकड़ा। फिर इसके पेपर्स दिए गए, फिर इसको 2004 या 5 में इंडिया लाया गया। तो ये भाई ये डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। आप बोल रहे हो कि छोटा शकील जो है जब ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है दाऊद का, तो डी कंपनी चाहती थी कि ये पकड़े जाए, तो इसीलिए हेल्प किया मुंबई पुलिस। अबू सलीम उनके यहाँ से काम सीख के उनका ही काम खराब कर रहा था। कौन? और क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना अलग हो गए, तो आप अलग हो गए, अपना आप दूसरी जगह काम कर रहे हो, ठीक है। आप कंपटीशन में नहीं आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कंपटीशन में आ रहे हो, उनका काम खराब कर रहे हो, उनका बिजनेस खराब कर रहे हो, उनका ही नाम खराब कर रहे हो, उनके ही लोग मार रहे हो, तो वो तो बदला लेंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे। यही चीज़ छोटा राजन के साथ हुई। छोटा राजन ने जब अपना हिस्सा मांगा, उसको हिस्सा मिला, उसके बाद वो अलग हुआ। अलग होके वो अपने आप को 93 ब्लास्ट का देशभक्त बता के उधर बदला लेना शुरू किया। इस वजह से वो इसके पीछे पड़े। अगर वो पैसा लेके अलग हो जाता, जो पैसा मिला था, और कहीं और काम कर रहा होता, इनके बीच में नहीं आता, तो उसे भागने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यही चीज़ अबू सलीम ने की कि वो उसी जहाँ से काम सीखा, उसी टेरिटरी में तुम हमला कर रहे हो, तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सिंपल है, जाहिर सी बात है। तो अगर एक उठेगा तो दूसरा उठेगा, दूसरा उठेगा, तीसरा उठेगा, तो जो मेन बॉस है उसका होल्ड ख़त्म हो जाएगा। तो वो होल्ड भी तो जारी रखना है। तो इसलिए कि इन है तुम्हारा एंट्री हो गई तो मर के ही निकलोगे। ये सिंपल सा है। इवन अभी ये भी सुना गया कि जेल में भी उसके काफ़ी हमले हुए हैं उसके ऊपर। वो तो जब तक वो जेल में है, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। जितने भी क्रिमिनल्स जेल में जाते हैं, उनके बीच में हमले होते ही रहते हैं, किसी ना किसी बीच में। जेल से ऑपरेशंस कैसे करते हैं क्रिमिनल? कैसे ऑपरेट करते हैं? ऑपरेट क्या है, वहाँ पे उनको सेल मिली होती है और मीटिंग करने के लिए लोग उनसे आते हैं, उनके ग्रुप के लोग आते हैं, उनको वो बाहर की इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो उनको इंस्ट्रक्शन देता है, वो इंस्ट्रक्शन पास ऑन होते हैं। जो मिलाई करने आता है, मिलाई से मतलब जो मिलने आता है, मीटिंग करने आता है, इस तरीके से ऑपरेशन चलता है। सिंपल।
ये थोड़ा नेपाल का एंगल समझाइए, चाहे ड्रग स्मगलिंग हो, वेपन स्मगलिंग हो, नेपाल का नाम बड़ा आता है, तो वहाँ नेपाल पे या कौन देखो, है ऐसे नेपाल सबसे ज़्यादा हस्ती? फेमस था फेक करेंसी के लिए। हम्म। फेक करेंसी अगर जो ख़त्म की सबसे ज़्यादा, वो बबलू श्रीवास्तव ने ख़त्म की। जितने भी बड़े सप्लायर्स थे, चाहे वो आईएसआई से लिंक्ड रहे या पाकिस्तान से लिंक्ड रहे, किसी से भी लिंक्ड रहे दुनिया के किसी, उन सबको ख़त्म करने का काम बबलू श्रीवास्तव ने ये करा। कौन है बबलू कैरेक्टर? श्रीवास्तव जो है एक डॉन कह लीजिए, और बहुत इंटेलिजेंट आदमी, लखनऊ का ही निवासी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव उसका असली नाम। और बहुत सारे काम किए उसने, इंटेलिजेंट आदमी। और शुरुआती दौर में गलत तरीके से क्राइम में आया, अच्छी फैमिली से, पढ़े लिखे फैमिली से, खुद वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, वकालत की पढ़ाई कर रहा था। उसके ऊपर झूठे केस लगाए गए तो उसे जेल भेजा गया, तो इस चक्कर में वो क्राइम में आ गया। इसी तरीके से क्रिमिनल बनते हैं। तो उसके बाद वो दुबई में भी रहा। दुबई में वो दाऊद एक आदमी दूसरे आदमी को जानता है। फिर उसने चंद्रा स्वामी के साथ रहा, चंद्रा स्वामी के लिए बहुत सारे काम किए, चंद्रा स्वामी के साथ उसके आश्रम में रहा। फिर बहुत सारे हैं उसमें। फिर जब उसको इंडिया लेके आए तो फिर उसने जेल में बैठ के उसने बदले लेने शुरू किए। और सबसे ज़्यादा फेक करेंसी के जो नेटवर्क है नेपाल से ख़त्म किया वो बबलू श्रीवास्तव ने किया। उसमें दिलजा मिर्शा बेग, जमीम शाह, इन सबको ख़त्म करने वाला सिर्फ बबलू श्रीवास्तव था। नेपाल में कोई किंग पिन था जो ये फेक करेंसी वेपन शुरुआती स्मगलिंग? तौर पे दिलजाद मिर्शा बेग जो वहाँ का मिनिस्टर था, उसी ने शुरू किया था। वो किंग पिन था। उसके बाद यूनुस अंसारी, और उसके बाद ज़मीम शाह जो नेपाल चैनल का, सैटेलाइट चैनल का मालिक था। मीडिया बैरन था, मीडिया मुगल था नेपाल का। वो ये सब लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली पाकिस्तान के फेक करेंसी, जो इंडियन फेक करेंसी नेटवर्क है, उससे जुड़े हुए थे। तो ये लोग जो है सप्लाई किया करते थे, और पाकिस्तानी एम्बेसी से बक्से भर भर के प्रिंट हो, मतलब जो प्रिंट करेंसी होती थी इंडिया की आती थी, ये लोग नेपाल से इंडिया में सर्कुलेट कराया जाता था। और आईएसआई की तरफ से ये केमानी ब्रदर्स वहाँ पे भी इन्वॉल्व? देखिए, कालियान खनानी ब्रदर्स जो है वो एक हिस्सा थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यूएस की एक रिपोर्ट है, शायद CIA या FBI की एक रिपोर्ट है। मेहरान पेपर मिल्क एक नाम है, जो शायद लाहौर के आसपास है, या हाँ, मेहरान पेपर मिल, वो अनीस इब्राहिम की पेपर मिल है। उस पर यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे। वो इसलिए सैंक्शन लगाए थे कि कहते हैं कि उस पर इंडियन करेंसी प्रिंट होती है। तो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये यूएस सैंक्शन के बाद दे रहा हूँ। तो मेहरान पेपर मिल जो अनीस इब्राहिम की रही, उसमें वो प्रिंट कुछ हिस्से पेपर के प्रिंट होते थे। खनानी ब्रदर्स एक और हिस्सा था जो और प्रिंट करते थे। उनका मेन नेटवर्क था हवाला का, और बहुत बड़ा नेटवर्क था वो। बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप के लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। तो फेक करेंसी उनका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन उनका जो मेन बिजनेस था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में फेक करेंसी भी आई। और मैंने कहा ना एक नाम है, आज मैंने मेहरान पेपर मिल बताया है, या कालिया एंड खनानी ब्रदर्स जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ फिल्म आ गई है तो लोगों को जानने पता चल गया, लेकिन मेहरान पेपर मिल का नहीं बताया। अगर जनरल पब्लिक को तो नहीं पता। दाऊद इब्राहिम की को वो दिखा रहे हैं तो ये भी दिखा सकते थे कि मेहरान पेपर मिल, जबकि मेहरान पेपर मिल तो यूएस की सैंक्शन दी हुई लिस्ट है। यूएस ने सैंक्शन किया, वो पब्लिक डोमेन में है। मैं ऐसा नहीं है कुछ हवा में एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ। गूगल करेंगे तो उस पर लिख के आएगा यूएस ने सैंक्शन किया है। तो ये भी दिखा सकते थे। लेकिन एंटरटेनमेंट है, लोग फिल्म को फैक्चुअल मान लेते हैं। धुरंधर से पहले एक और अच्छी फिल्म आई थी। लोग कहते हैं धुरंधर से पहले कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जिसमें पाकिस्तान या आईएसआई का लिंक दिखाया गया हो, खुल के उसकी बुराई की गई हो, या खुल के उसको नंगा किया गया हो। एक फिल्म आई थी आमिर खान की, सरफरोश, 90s में। उसमें खुले तौर पर आईएसआई और पाकिस्तान का नाम लिया गया था, और उसमें एक हिस्सा दिखाया गया था कि कैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ के नाम पे एक्सचेंज होते हैं, और किस तरीके से एक आर्टिस्ट को इस्तेमाल किया जाता है स्मगलिंग के लिए। आप उस फिल्म को क्यों भूल जाते हैं? धुरंधर एक हाइप हो गई क्योंकि जो आज के लोग हैं उन्होंने धुरंधर देखी है। धुरंधर से पहले भी और फिल्म आई जिसमें खुल के पाकिस्तान का नाम लिया गया, लेकिन सरफरोश उसमें से एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है जिसका मैं कह सकता हूँ। जिन्होंने नहीं देखी है आमिर खान की, सरफरोश देखें।
बहुत टू द पॉइंट वन है, ऑफ द बेस्ट मूवीज है आमिर खान की। टू द पॉइंट फिल्म है, और कितनी अच्छी फिल्म बनाई है कि पूछिए मत। और उस फिल्म को बनाने के लिए मुझे याद है डायरेक्टर ने शायद 2 या 3 साल आमिर की डेट्स का वेट किया था, क्योंकि आमिर के अलावा वो किसी के साथ काम नहीं करना चाहता था। और किस तरीके से उसमें एक मुकेश ऋषि जो मुस्लिम पुलिस वाला बना है, आमिर खान राठौर बना है, और किस तरीके से वो उसको देश प्रेमी दिखाया है, और किस तरीके से नसरुद्दीन शाह को देशद्रोही दिखाया है, जो पाकिस्तानी नागरिक दिखा के, मुहाजिर दिखा के, किस तरीके से आईएसआई और पाकिस्तान को इन्वॉल्व कराया कि किस तरीके से हथियार वो बेच रहे हैं, किस तरीके से हथियार बेच के वो इंडिया में इंसर्जी ला रहे हैं, राइट। मैं प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, इंसर्जेंसी। तो ये एक फिल्म थी, लेकिन एक हाइप हो जाता है ना, हर कोई मतलब गॉसिप वाली चीज़ें हो गई। कालिया ब्रदर्स एक हिस्सा था उनका, मेन मनी लॉन्ड्रिंग वाला हिस्सा था। उन्होंने प्रिंट किए हैं होंगे, दूसरी जगह प्रिंट हुए होंगे। एक आईएसआई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास एक जगह से काम नहीं हो सकता, उसके पास 25 जगह से काम हो रहा है। खनानी ब्रदर्स बनने के बाद भी इंडिया में फेक करेंसी आई थी, और आई थी यहाँ तक कि 2000 के नकली नोट आए थे। आप याद करिए, आई थिंक नवंबर 2016 में, 2016 में हुआ था, 2018 में नोटबंदी, 2018 में हुई, नवंबर 2018 में हुई, 18 ही हुई, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, राइट। उसके बाद उसके 3 महीने के अंदर अंदर कश्मीर में कोई 3 महीने या 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर कश्मीर में आतंकवादी मारे गए थे। उनके पास फेक करेंसी नहीं मिली थी, 2000 के नोट। 2016 है ना, हमारा, देखिए मेरा मैं भूलता नहीं हूँ इतनी आसानी से। तो 2016 में जो ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 2000 की नोट आए थे, लोग लाइन में लग लग के नोट लिए हैं। 10 साल होने को आ गए हैं इस बात को, डीमोनेटाइजेशन को। और सोचिए कि उसके कुछ महीने बाद ही, जो कुछ 6 महीने कह लीजिए या 3 महीने का, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, पाकिस्तान में एनकाउंटर हुआ था, इंटरनेट पे सारी डिटेल है, और उसमें 2000 के नकली नोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि खनानी ब्रदर्स ही थे, देयर लॉट ऑफ अदर पीपल्स जिनका नाम नहीं आता है, जिनके बारे में कुछ नहीं है। लोग फिल्म को फैक्चुअल मानते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज को फैक्चुअल नहीं मानते हैं। हम जैसे लोग जो इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव फिल्म्स बनाते हैं, या जर्नलिज्म कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उन लोगों की फिल्म्स देखना नहीं पसंद करते जो फैक्ट के ऊपर है, जो ज़्यादा एंटरटेनिंग है, जिसका वो लोग डॉक्यूमेंट्रीज को फैक्चुअल नहीं मान, एंटरटेनमेंट को फैक्चुअल मान लेते हैं। धुरंधर इज़ अ वेरी गुड एंटरटेनमेंट फिल्म, बांध के रखती है आपको। सरफरोश भी इज़ अ वेरी गुड एंटरटेनमेंट, बट बेस्ड ऑन फैक्चुअल। धुरंधर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फैक्चुअल, बट 10% इज फैक्ट, 90% इज फिक्शन। हमारा जो काम होता है वो 99% फैक्ट होता है। एक एक नाम सही बताएंगे, एक एक जगह सही बताएंगे, किस तरीके से डीलिंग होती है वो सही बताएंगे। आदमी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखता है, फिल्म में एक नाम आ गया, फिल्म को एंटरटेनमेंट को फैक्ट मान लिया, इस बात से मैं बड़ा नाराज़ होता हूँ। कालिया ब्रदर्स कर रहे हैं, अरे यार कालिया ब्रदर्स के अलावा और भी तो नाम देखो, कितने दुनिया में करेंसीज बन रही हैं। इंडिया की करेंसी सिर्फ नेपाल से नहीं आ रही, बांग्लादेश से भी आ रही है। इंडिया की करेंसी और जगह से भी आ रही है। यहाँ तक कि अब तो ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि इंडिया में अपने लोग कलर प्रिंटर से फेक करेंसी बना रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया में ही बन रही है, राइट। एक अतीक अहमद वाला भी एंगल है। अतीक अहमद के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया कभी, और वैसे भी मैं इंटरनेशनल क्राइम को, माफियाज़ को ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करता हूँ। फिल्म में अतीक 2 वजह से फेमस हुआ। एक तो जो उसको सरेआम गोली मारी गई, और एक फिल्म के बाद कि वो भी मैंने ट्विटर पे क्लिप देखी थी। तो मुझे अतीक के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, मैं ये कहूँ कि हाँ ऐसा था वैसा था। मुझे जितना पता होगा मैं उसके बारे में बताऊँगा। आप मुझसे इंटरनेशनल माफिया के बारे में बात करो, बिंदास बताऊँगा, जो मेरा कोर्स एरिया है। मुझे इंडियन माफिया के बारे में बहुत कम, मैं मुंबई माफिया बहुत कवर किया है, साउथ का मैंने माफिया मुतप्पा राय आपके बैंगलोर के, उसको बहुत कवर किया है। फिर मैंने साउथ ईस्ट एशिया माफिया बहुत कवर किया है। तो आप इधर मेरे से बैंकॉक का माफिया, ये पता है थाईलैंड का है कौन सा? थाईलैंड में बहुत तरीके के स्कैम्स हैं। माफिया तो वहाँ पे पूरा माफिया, टूरिज्म में भी माफिया है कि क्या माफिया है यार, बहुत सारे स्कैम थाईलैंड। जो कॉमन स्कैम या माफिया कह लो, वो बोट माफिया है। बोट माफिया जो जेटी देते हैं, हाँ हाँ,
जो जेट स्की लेके जाते हैं वो भी माफिया है कि आपसे ज़बरदस्ती पैसे वसूलेंगे कि तुमने तोड़ दिया, वो पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है। अच्छा। फिर दूसरा जो है बस जो टूरिस्ट आता है उस जो वो कौन सी वो होती है उनकी टुक टुक्स, वो पूरी ऑर्गेनाइज चल रही हैं टूरिस्ट को घुमाने के लिए कि ये वो पूरा हफ्ता देती हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, वो माफिया तो जहाँ है, जहाँ टूरिस्ट है वहाँ आ जाएगा। आपके एक्सपीरियंस सबसे खतरनाक माफिया, सबसे खूंखार, ऑर्गेनाइज्ड, शातिर? बहुत सारे हैं ऐसा, मैं सबसे ज़्यादा खतरनाक मानता हूँ ड्रग कार्टल्स को। उनके यहाँ कोई वो नहीं है माफ़ी। अगर आपने $1 भी चुरा लिया, $1 की भी चोरी की है, कुछ एम्पैथी, फॉरगिवनेस का कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट ही कुछ नहीं? नहीं है। सबसे बुरा माफिया इज़ अ ड्रग माफिया। सिनालोआ जैसे मेक्सिको अब तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कार्टल्स हैं। अब तो जितने भी ड्रग्स वाले हैं ना, वो सबसे बुरे हैं। जो मुंबई माफिया कह लो या दूसरे जो माफियाज रहे इंटरनेशनल में, जो मैंने कवर किया, उनमें मैंने एक चीज़ देखी कि वो फैमिली को कभी इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अगर एक माफिया की दूसरे माफिया से या एक गैंगस्टर की दूसरे गैंगस्टर से दुश्मनी है तो वो गैंगस्टर को मारेंगे, फैमिली या बच्चों पे हाथ नहीं रखेंगे। लेकिन अब ये चीज़ें बदल गई हैं, अब फैमिली को टारगेट करने लगे हैं। मुंबई माफिया में भी इसका एक किस्सा बताता हूँ कि जब अबू सलीम अनीस इब्राहिम से अलग हुआ था किसी बात को लेके, और वो अनीस से मिलके दुबई वापस आया था, और ये बात किसी वजह से अनीस को ये लगा कि ये भाग जाएगा, तो दुबई वाले घर में इसने लड़के भेजे थे अनीस ने कि इसको मार दो। दुबई वाले घर में अबू सलीम नहीं मिला था, उसकी वाइफ मिली थी समीरा। अच्छा। और वहाँ पे भाग के जाके बहुत बदतमीज़ी की थी, बहुत बदतमीज़ी, तोड़ फोड़ और ये वो। ये बात समीरा को बुरी लग गई, उसने डायरेक्ट दाऊद को फ़ोन किया, दाऊद इब्राहिम को, और ये बात बोली कि आपकी ये आपके यहाँ का रूल है कि बीवी बच्चों को, परिवार को हाथ नहीं लगाएंगे, कुछ उनका बुरा नहीं करेंगे। अनीस के भेजे हुए लोग जो हैं किस तरीके से आए और मैं अबू सलीम के चक्कर में मतलब और मेरे साथ बदतमीज़ी करके गए हैं। तो कहते हैं कि दाऊद ने उसको सॉरी बोला था कि गलत है, और दूसरी तरफ अब ये भी कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने अनीस इब्राहिम को बहुत हड़काया था जब अबू सलीम से हथियार भिजवाए थे संजय दत्त के यहाँ, जिसको वो बहुत बुरा लगा था। अच्छा। तो माफियाज़ में ये रूल है कि फैमिलीज़ के ऊपर कभी हाथ नहीं जाएंगे, बीवी बच्चों पे कभी हाथ नहीं जाएगा, आपकी दुश्मनी हमारे से है। इसी हिसाब से देखो कि छोटा राजन के ऊपर हमला किया, लेकिन कभी छोटा राजन की वाइफ पे या बच्चों पे कभी हमला नहीं हुआ। नोटिस की ये बात? कभी, जबकि वो तो बॉम्बे में रह रहे हैं, नानी, कभी उसके ऊपर हमला नहीं किया, जबकि वो सारा बिजनेस उसका देख रही थी, संभाल रही थी, लेकिन कभी नहीं, कोई बीवी बच्चों पे रूल था नहीं उठाया जाएगा। मैं इनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फैक्ट बता रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं कि लेकिन ड्रग माफिया जो है, जो कार्टल्स हैं साउथ अमेरिका के, उनके यहाँ ये कोई नहीं है। मतलब आदमी नहीं मिला तो फैमिली मार दो, जिससे दूसरों में डर रहा है। और यही चीज़ लॉरेंस बिश्नोई लेके आ गया, और लॉरेंस बिश्नोई को लोग मीडिया ने बड़ा देशभक्त बताने की कोशिश की। एक सिनेरियो चलाया मैं कहता हूँ क्रिमिनल है, कहाँ से देशभक्त है? आफ्टर ऑल एक इनडायरेक्ट वे में वो बिश्नोई समाज को बदनाम कर रहा है, फिर दूसरी तरफ वो एक्सटॉर्शन कर रहा है, लोगों को गालियाँ बक के पैसे ले रहा है, तो कहाँ से देशभक्त हो गया? एक आध उसने ठीक है टारगेट किलिंग की होगी, वो अपने बेस से की या किस वजह से की, वो बात की बात है। लेकिन आप उस एक दो टारगेट किलिंग से पाकिस्तान में आप या कनाडा में आप उसको या अमेरिका में, दुनिया के किसी भी कोने में आप, मैं कंट्री स्पेसिफिक नहीं हो रहा, मैं दुनिया के किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, टारगेट किलिंग या इंडिया के मोस्ट वांटेड को ख़त्म कर रहे हो तो आप उसको देशभक्त कहने लगोगे। वहीं दूसरी ओर जो है वो इंडिया के बैठे हुए बिजनेसमैन से, सिंगर्स से, सबसे एक्सटॉर्शन ले रहा है और उनको मार रहा है, तो आप उसको क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, कहाँ से तो वो देशभक्त है? ये तो मीडिया को टीआरपी चाहिए, तो वो कभी दाऊद इब्राहिम को का पैर पकड़ेगी, कभी लॉरेंस बिश्नोई को देशभक्त बताएगी, कभी किसी को, कभी किसी की गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ जाएगी, कभी किसी के पीछे पड़ जाएगी। लोगों को गॉसिप मिल जाती है। वो एक होता है ना मदारी डमरू बजाने वाला, लोग ताली बजाने लगते हैं, तो वही मीडिया हो गया आज की तारीख में। तो अंबर जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज अबू सलेम और मुंबई माफिया के बारे में ही
इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही बात करेंगे। अगली बार और नए स्टोरीज़ के साथ आएंगे दूसरे पॉडकास्ट में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी जानकारी मिली। आपके पास तथ्य बहुत है जो कि क्रेडिबल बनाती है थैंक यू आपके स्टोरीज़ को। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू